नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। और पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां से महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रीवा हो, इंदौर हो या फिर राज्य से गायब होती महिलाएं, वो भी एक दो नहीं, हर दिन करीब 28 महिलाएं और 3 बच्चियां लापता हो रही हैं, जो बेहद गंभीर चिंता की बात है। तो मध्य प्रदेश के रीवा से गैंग रेप का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 21 अक्टूबर को एक दंपति बाबा भैरव के दर्शन करने गए, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, पति को एक पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ गैंग रेप किया। हालांकि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हैं। इंदौर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक ने मानसिक रूप से बीमार एक महिला का रेप कर उसे अर्धनग्न हालत में सड़क पर छोड़ दिया। पीड़ित महिला रात भर सड़क पर भटकती रही, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 28 महिलाएं, 3 बच्चियां लापता हो रही हैं। 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच प्रदेश में आधी आबादी से 31,801 गुमशुदा हो गए, जिनमें 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में आधी आबादी को लेकर सामने आया यह आंकड़ा हैरान करता है, क्योंकि महिलाओं की गुमशुदगी के केवल 724 मामले ही दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का केवल 3% है। मामले क्यों दर्ज नहीं हो रहे, ये बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्यारह साल का अभय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नवजीवन कॉलोनी में रहता है। 20 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे घर से कुछ सामान लेने बाहर निकला, फिर वापस नहीं लौटा। अभय कहां गया किसी को पता नहीं। परिजनों ने खोजबीन की, गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा किए, लेकिन अभय नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी गई, एफआईआर लिखी गई। 4 महीने बीत गए, अब तक अभय के बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। सीसीटीवी में अभय बस घर से बाहर जाते दिखा। बच्चा सुबह कुछ दुकान चीज लेने के लिए गया और फिर उसके बाद वापस नहीं आया। थाने में शिकायत दर्ज कराई, कंप्लेंट एफआईआर भी हुई है और अभी तक थाने वालों ने भी उसको ढूंढा भी नहीं है, ना कैमरे मेमरे चेक करे वहाँ से। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोगों को क्या बोला? वो हम देख रहे हैं, मिल जाएगा तो हम बता देंगे, लेकिन अभी तक कोई ने जानकारी नहीं दी था। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जुलाई 2024 में विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां लापता हो रही हैं। 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच आधी आबादी से 31,801 गुमशुदा हो गईं, जिसमें 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां शामिल हैं। सबसे खराब हालत उज्जैन जिले की है। उज्जैन में 34 महीने में गुमशुदगी की एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इस दौरान वहां से 676 महिलाएं गायब हुईं। सागर में सबसे ज़्यादा 245 बच्चियां और इंदौर में सबसे ज़्यादा 2,384 महिलाएं गायब हैं। जो लोग गलती से चले गए वो खुद ब खुद घर वापस लौट आए। गुमशुदगी जैसे गंभीर मामलों में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से प्रदेश भर में लापता लोगों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश पुलिस के सिटीजन पोर्टल को खंगाला। इस पोर्टल पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े डराते हैं। हालांकि भोपाल पुलिस कमिश्नर का दावा है कि भोपाल में गुमशुदगी के मामले में 90% तक रिकवरी है। उन्होंने पोर्टल पर आंकड़े अपडेट न होने का भी दावा किया। मध्य प्रदेश पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर दर्ज जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक भोपाल में गुमशुदगी के 2,662 केस दर्ज हुए। 591 लोगों को पुलिस ने ढूंढा। 2,122 अब भी लापता हैं। इंदौर में 1,424 लोग गायब हुए, 19 को पुलिस ढूंढ पाई। इंदौर में 863 महिलाएं लापता हुई, 11 को ही पुलिस ढूंढ पाई। जबलपुर से 711 लोग लापता हुए, 10 को पुलिस ढूंढ पाई। इनमें 390 महिलाएं हैं, जिनमें 5 को ढूंढा गया। ग्वालियर में 626 लापता हुए, महज 4 ही मिले। 333 महिलाएं भी गुमशुदा हुई, जिसमें से पुलिस को सिर्फ 3 ही मिली। लगातार इसमें टीमें बना करके न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि कई बार मध्य प्रदेश के बाहर की भी जानकारी लगती है।
तो पुलिस की टीमें जा करके इसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता से और बाकी मामलों में गुमशुदगियों को काफ़ी गंभीरता से लेती है। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं कि हो सकता है वेब पोर्ट पर डाटा अपडेट न किया गया हो, उसको अद्यतन नहीं किया गया हो, उसको हम एक बार समीक्षा करेंगे। अगर अद्यतन नहीं हुआ है तो उसे पुलिस अद्यतन करना सुनिश्चित करेगी। लापता बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए ऑपरेशन मुस्कान जैसी योजनाएं चल रही हैं। इसके बावजूद ये हालात हैं। जानकार कहते हैं कई बार गुमशुदा के मिल जाने के बाद भी परिजन थाने में रिपोर्ट नहीं करते, पुलिस भी भूल जाती है। पुलिस भी गुमशुदगी के बाद अगर कोई दोबारा कांटेक्ट नहीं करता, तीसरी बार नहीं करता, कई बार ऐसा प्रिज्यूम कर लेती है कि बच्ची आ गई है और आ भी गई होती है। तो क्योंकि जब वो वेरीफाई करने जाते हो तो मालूम पड़ता है आ गई होती है, तो थोड़ा सा दूसरे कामों की वजह से पुलिस अपने आंकड़े अपडेट नहीं कर पाती है। इससे अलार्मिंग फिगर्स दिखते हैं। आखिर गायब लोग, भूले भटके लोग मिलते क्यों नहीं हैं? कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो इन आंकड़ों के बाद एक आम व्यक्ति के जहन में पैदा होते हैं। पुलिस के दावे भी हैं, लेकिन आंकड़े चिंतित करने वाले हैं। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मीता वाधवा हैं। ये एनजीओ की हैं, वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी बात करने के लिए। लेकिन जो ये आंकड़े आए हैं, जो ये मामला सामने आया, बहुत ही गंभीर चिंता की बात है ये। किस तरह से महिलाएं, बच्चियां लापता हो रही हैं। क्या जिस तरह से एक शख्स हम देख रहे थे रिपोर्ट में कह रहे हैं कि पुलिस ने अपडेट नहीं किए होंगे, दूसरी तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, क्या ज़मीनी स्थिति? ये जो आंकड़े हैं ये दिन पर दिन नहीं, ये हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी पे चल रहे हैं। और इसका सबसे पहला जो ये है, जो हम लोगों ने मुहिम भी चलाई थी, उसमें हमें यही समझ में आया, इसकी कार्रवाई नहीं होती है। किसी को डर नहीं लगता है, किसी को ये रेप करते वक्त ये दिमाग में नहीं आता है कि इसके बाद मेरी जिंदगी का क्या होने वाला है। आज भी बड़े बड़े रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं। वो सब आपस में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं सिस्टम को लेकर कि ये हमारे लिए इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में, ये कोई बहुत छोटे शहर नहीं है, ये बड़े बड़े शहर हैं। दिन पे दिन चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। जब तक इसमें कोई संगीन कार्रवाई नहीं होगी, ये एनडीटीवी आज के डेट में इतना ज्यादा क्लोजली आंकड़ों को मॉनिटर कर रहा है, और उसमें भी हम ये बोल रहे हैं कि पुलिस के पास समय नहीं होगा इसलिए आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, शायद इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा होगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है आज के डेट में। बिल्कुल, एक बहुत आम है। क्योंकि मीता जी, ये आंकड़े विधानसभा में पेश किए गए और तब ये मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये अपने बिल्कुल आप सही में बोला आपने सरकार निधि के जी। सामने ये आंकड़े होंगे और इस पर कार्रवाई हो या क्यों नहीं हो रही, ये चिंता की बात है। और एक चीज मैं बोलूंगी फिर से यहीं पर, ये वही भारत देश है जहां पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं पिछले 4 महीने से इस मुहिम से जुड़ी हूँ। हम हर गली हर कूचे में जा रहे हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नवरात्र चला गया है, सारी कन्याओं की पूजा हुई है, उसी ही गति से रेप भी बढ़ता चला जा रहा है। कौन सी बेटी बची है और किसकी पूजा हो रही है, क्यों इतना बढ़ रहा है? ये अलार्मिंग नहीं है? बहुत अलार्मिंग है ये। बिल्कुल, ये बहुत अलार्मिंग है। और जब ये आंकड़े सामने आए, सामने चिंता की बात है। रीवा में भी जो हुआ, इंदौर में भी जो हुआ, और मध्य प्रदेश से ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। आप इस सब मामलों को कैसे देख रही हैं? मतलब ये जो आज के डेट में हो रहा है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कहीं पे भी किसी भी रेपिस्ट को क्या एक्शन लिया गया है किसी को नहीं पता। वो बाहर घूम रहा है रेप। अभी क्या आप पिछले 6 महीने के आंकड़े ले लीजिए, जितने रेप केसेस हुए हैं, कहाँ है वो लोग आज के डेट में? उनके यहाँ कार्रवाई चल रही है, वो बेल पे बाहर घूम रहे हैं। डर ही नहीं लगता है। कितना आसान है, पेड़ से बांध दिया और सामने वाइफ का रेप कर दिया। रेप तो इतना कॉमन हो गया है आज के डेट में कि अब एमपी जो एक इतना सेफ प्लेस माना जाता था, इतनी सेफ जगह मानी जाती थी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन महाकाल का शहर है, इंदौर कमर्शियल सिटी ऑफ एमपी है, भोपाल कैपिटल है,
इन शहरों में ही दिन पे दिन और खुलेआम हो रहा है। पहले क्या होता था, शराब पी ली है, रात को पकड़ लिया है, लड़की अकेली थी, वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं था। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो खुलेआम होने लगा है और किसी को कोई डर नहीं है, कोई रोकता भी नहीं है। और सिविक सेंस भी लोगों में बहुत कम होता था, कोई आगे नहीं आता, सब डरते हैं। किस बात का डर? क्यों? क्योंकि पुलिस कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है वो बहुत ही हल्के तरीके से चल रही है। बिल्कुल, क्यों हल्के तरीके से कार्रवाई हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उम्मीद करते हैं क्योंकि विधानसभा में अगर ये आंकड़े सामने रखे गए हैं तो इस पर सरकार कुछ कदम ज़रूर उठाए। बहरहाल धन्यवाद आपका मीता, जुड़ने के लिए। वाकई में महिलाओं के असुरक्षा के जो मामले लगातार आ रहे हैं, गंभीर चिंता की बात है। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात रतन टाटा की करें। रतन टाटा अ लाइफ बाय थॉमस मैथ्यू, हापर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किताब लॉन्च हो गई है। रतन टाटा वो शख्सियत थे जो महज एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उनके काम करने का तरीका हो, लोगों के लिए आत्मीयता हो, पशुओं के लिए संवेदना हो या फिर कारोबार को दुनिया के शिखर तक पहुंचाने की काबिलियत हो, सब उनके व्यक्तित्व में झलकते थे। जब हाल ही में वो गुजरे तो तमाम भारतवासियों समेत दुनिया भर से उनको याद करती श्रद्धांजलियां उनके प्रति प्रेम और भावनाओं को दर्शाती दिखी। तो अब रतन टाटा के जीवन के कई अनजाने पहलुओं को समेटे बहु प्रतीक्षित किताब आ गई है। लेखक थॉमस मैथ्यू हमारे साथ हैं। वे खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं और रतन टाटा के साथ करीब 30 बरस तक साथ रहे। अनेकों उनकी बातचीत हुई होगी। ये बायोग्राफी है रतन टाटा पर। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर थॉमस मैथ्यू, जुड़ने के लिए। तो आपने आपने किताब लिखी है रतन टाटा जब गए, तो हमने देखा किस तरह से पूरा देश और लोग के दुनिया भर के लोग बहुत शोक में थे। जो ये किताब उनके जीवन पर आ रही है, आपने लिखी है, क्या खास होगा इसमें, ज़रा बताइए, क्या यादगार लम्हे हैं इसमें? मैडम, किताब ऑलरेडी इज इन द मार्केट, आज इट गॉट रिलीज्ड। मैम, रतन टाटा साहब के बारे में बोलेगा तो what I would like to say is that he's one of the most unique people, one of the most unique persons this world has ever seen. And I'll say इनके साथ there are no equals. Now कोई लोग बोलेगा क्यों, why is he only one of a kind? If you मेरे से पूछेगा तो then the only answer I can give is one of a kind. Why? Because one of the most famous industrialists, गरीबों से के साथ बहुत जोड़ा हुआ था. He has lot of empathy, compassion, sympathy. Normally जो अमीर लोग हैं उनके साथ you don't see these sterling qualities which this man had. The way he used to treat his help, his drivers, his office boys, देख के मैम you'll be surprised. वो लोग टाटा साहब को भगवान मानते थे. Okay, not only the people who worked with him, but even people who have not seen him but read about him. So he's a common name, but the most uncommon man is how I will qualify him. बिल्कुल, वो एक अपने आप में यूनिक शख्सियत है। आप कई घंटों तक उनसे बात करते थे, 30 साल तक आप उनको जानते थे। आपको क्या खास कुछ यादें हैं, कुछ पल हैं जो आपने किताब में लिखे हैं जो अब तक लोगों को ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, या कोई लम्हा, कोई बातचीत? मैम, ये किताब ऑलमोस्ट 100% नई चीज will reveal. This book will reveal almost 90% of all new stories. Okay. रतन टाटा साहब का इन स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इनका हॉबीज के बारे में, एंड देन इनका अमेरिका में प्लेन चलाने के फैसिनेशन के बारे में, हिज एथिक्स
मीन्स सच्चाई, दैट आप जो भी इंसेंटिव, कोई भी इंड्यूसमेंट हो, सच्चाई का पात से हिलता नहीं था, जो भी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1995, 96, 97 में वो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक प्रपोजल आया था फॉर लीसिंग ऑफ माइंस लैंड के लिए। सो मंत्री जी का पीएस ने बोला हमें, मैं इस किताब में लिखा हुआ इसके बारे में, बोला कि 4 करोड़ आपको देना पड़ेगा ये पास करने के लिए। और जे ईरानी साहब था, अपना टाटा स्टील उस टाइम विच इज कॉल्ड टिस्को, उनका एमडी। सो उन्होंने बोला कि टाटा तो रिश्वत कभी देता नहीं है, वी डोंट बिलीव इन करप्शन। सो मिनिस्टर्स पीएस ने क्या बोला, आप टाटा साहब से बात करिए, टाटा साहब आपको बताएंगे क्या करना। सो जे ईरानी बहुत रिलेक्टेंटली टाटा साहब को फोन किया। टाटा साहब को फोन करने के बाद पूछा, सर ये 4 करोड़ मांग रहा है, हम दे? सो टाटा साहब बोला कि इसके लिए आप मेरे को क्यों फोन किया, मेरा आंसर आपको ऑलरेडी पता है, सो व्हाई हैव यू डन दैट? एंड I will tell you what Ratan Tata sir actually represents. They lost mine worth 1,500 crores because he was not willing to give 4 crores bribe. That is this man. So बहुत बार सर ने बोला है कि बाकी that is other industrialists जैसे रिश्वत दे के करप्शन में एंगेज करके बिजनेस चला लेते तो Tatas would have grown much faster. Now, this is the greatness of this man. बिल्कुल, और उनको इंसानों के साथ आपने एम्पैथी की बात की, जानवरों खास तौर से डॉग्स के प्रति भी बहुत प्रेम था। Ma'am, I can't hear you. Can you speak a little louder, please? थोड़ा सा, I can't hear you, ma'am. No, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वो एम्पैथी इतनी रखते थे, इंसानों के साथ तो रखते ही थे, जानवरों के साथ भी रखते थे, डॉग्स के साथ खासा प्रेम था। वो आखिरी दिन भी हम सब ने देखा, वो भी उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा पहलू था। Yes, ma'am. I'll tell you मेरा personal impression about his love for dogs. Actually, dogs were his closest friends. In fact, his love for them was so much that even when, I'll tell you an interesting instance. इनका first girlfriend है Carolyn Jones, an American girl. Now, इनका शादी तो नहीं हुआ और Carolyn Jones का husband passed away. After that, she called Tata साहब, said मैं इंडिया आ रहा हूँ, आपसे मिलना है। So Tata साहब said आइए। तो दिन क्या हुआ, इनका एक डॉग को प्रॉब्लम हुआ लेग में और डॉक्टर ने बोला इंडिया में इसको एम्पुटेट करना पड़ेगा। सो टाटा साहब बोला मैं ये नहीं करूंगा, एंड देन एक डॉग को मिनेसोटा ले जाना पड़ा, दैट इज टेक द डॉग टू द यूएस। सो इनका फर्स्ट गर्लफ्रेंड इंडिया आया और साहब गया अब यूएस फॉर द लव ऑफ हिज डॉग। सो दैट इज हाउ पैशनेट ही वाज अबाउट हिज डॉग्स। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं किताब के लिए। रतन टाटा लाइफ बाय थॉमस मैथ्यू बाजार में आ गई है, तो आप देखिए। और जिस तरह से मिस्टर मैथ्यू का कहना है कि 90% इसमें जो जानकारियां हैं वो सामने नहीं हैं, तो ये किताब मार्केट में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो डीएम या कमिश्नर निवेश लाएंगे उसे उनकी एसीआर या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां अफसरों की एसीआर में राज्य की बेहतरी करने का उन्हें लाभ मिलेगा। बेहतर काम करने वाले जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त की एसीआर बेहतर बनेगी। मुख्य सचिव जिले में डीएम के कार्यकाल में कितना निवेश आया और कितनी सीडी रेशियो बढ़ा, इसकी रिपोर्ट बनेगी। मुख्यमंत्रियों ने
लिया है ऐतिहासिक फैसला और मुख्य सचिव ने दी है इसकी जानकारी। वार्षिक आधार पर निवेश और सीडी रेशियो की होगी मॉनिटरिंग। सबसे अधिक सीडी रेशियो वाले जिलों में संभल और अमरोहा शामिल, उन्नाव सबसे पीछे है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, तो अपने आप में कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, क्या इसका असर पड़ेगा वहां पर जो अधिकारी वर्ग है उस पर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा था और इसी वजह से जिलों में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर पड़े, इसके लिए जिलाधिकारियों और मंडल कमिश्नरों को शामिल किया गया है। और इसलिए सीडी रेशियो होता क्या है, आम आदमी को समझने के लिए, सीडी रेशियो का मतलब है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी कि सरकार के पास जो पैसा आया उसमें कितना पैसा निवेश में या उस पैसे का इस्तेमाल कितना हो रहा है, ये तय होता है क्रेडिट रेशियो से। और ये जो सीडी रेशियो है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा निवेश बढ़ेगा और निवेश जितना बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी। अब अगर हम एग्जाम्पल में बात करें कि किसी एक जगह पे 10 लाख रुपए मान लीजिए खजाने में आया और 2.5 लाख रुपया निवेश हुआ, यानी कि जो सीडी रेशियो हुआ वो 25 हुआ। और अगर किसी जिले में 10 लाख आया और वहां पर 7.5 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ तो सीडी रेशियो 75% हुआ। तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीडी रेशियो बढ़े और ये जिम्मेदारी तय करने के लिए जिलाधिकारी और कमिश्नर दोनों को ये कहा गया है कि डीएम और कमिश्नर की जो एसीआर रिपोर्ट होगी, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसके आधार पे आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन और उनका जो वेतनमान बढ़ता है वो सब कुछ एसीआर के आधार पे तय होता है। तो सरकार ने जो निवेश का ये जो मामला सीडी रेशियो का, इसको एसीआर से जोड़ दिया, यानी कि हर साल ये एक आकलन किया जाएगा कि किसने कितना अपना सीडी रेशियो बढ़ाया है और उस आधार पे एसीआर में माफ कीजिएगा, जो सरकार है वो लोगों को फायदा देगी, जो आईएएस अधिकारी जिलों को देख रहे हैं। अब इसमें जो राज्य सरकार ने कहा है कि जिसका एसीआर बेहतर होगा उसको सरकार सम्मानित भी करेगी और ग्रेडिंग भी देगी। और यूपी सरकार, अगर 2017 से अब तक की बात करें तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तब यूपी का जो सीडी रेशियो था वो 47% था, जो अब इस वित्तीय वर्ष में पहुंचा है 60% के आसपास। और सरकार चाहती है इस वित्तीय वर्ष 2023-24 जो 24-25 माफ कीजिएगा 24-25 के अंत तक, यानी मार्च 2025 तक सीडी रेशियो बढ़ करके 65% हो जाए और उसके बाद सरकार इसको और ज्यादा बढ़ाने का एक लक्ष्य लेकर चल रही है। और इसी वजह से आज मुख्य सचिव मनोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री की इस योजना को अब अमली जामा पहनाने के लिए अगले 2 से 3 हफ्तों में इसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद जो आईएएस अधिकारी जो जिला देख रहे हैं, जिसमें डीएम और मंडलायुक्त शामिल हैं, वो अपना एसीआर बेहतर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश लाएंगे। कुछ ऐसे जिले हैं जो लखनऊ के बगल में, जैसे उन्नाव, उनका सीडी रेशियो सबसे खराब है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिले हैं जैसे अमरोहा है, वहां का सीडी रेशियो बहुत अच्छा है। तो जहां अच्छा है वहां और अच्छा करना और जहां खराब है उसको बेहतर करने के लिए किस तरह की कोशिशें हो, ये अब मुख्य सचिव स्तर से देखा जाएगा और इसकी सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए यूपी में निवेश को बढ़ा दिया जाएगा और निवेश को बढ़ावा दिए जाने के लिए जिलों में काम होगा। अब जिलाधिकारी जो निवेशक आएंगे उनको किस तरह से लैंड का जो मामला है वो जल्दी निपटा दें, उनकी जो दिक्कतें निवेशकों की है वो पूरी कर दें। तो इस तरह के तमाम जो चीजें हैं वो सब अब ये सीडी रेशियो के आधार पर तय होंगी और यही सीडी रेशियो एसीआर में आईएएस अधिकारियों के जो प्रमोशन वगैरह है उसमें आधार बनेगा। और इसलिए आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए राज्य सरकार अब निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीडी रेशियो का इस्तेमाल करने जा रही है। बिल्कुल, अभी इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या असर पड़ेगा, ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रणवीर इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक हिंदू धार्मिक संगठन की महारैली में कल हंगामा हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। विवाद बढ़ा तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर कुमार रावत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में पथराव और लाठीचार्ज की घटना हुई है। दरअसल बृहस्पतिवार को कुछ हिंदू संगठनों ने एक मस्जिद को अवैध बताकर एक रैली निकाली और ये कहा कि यह मस्जिद जो है वो अवैध है और इसको तोड़ने के लिए वो इकट्ठा हुए।
अब ऐसे में पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। जिस मार्ग पर ये पहुंच रहे थे उस जगह से पुलिस ने उनको ये कहा था कि इस जगह आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन सैकड़ों की तादाद में हिंदू जो संगठन के लोग वहां पर पहुंचे और वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी और वह पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई और झड़प भी हुई। इस दौरान किसी ने एक बोतल पुलिस की तरफ मारी और जिससे उसके बाद वहां पर जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया। और इस लाठीचार्ज और पथराव में करीबन 27 लोग, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, 27 लोग घायल हुए, जिनको स्थानीय ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। इसके अलावा एक व्यक्ति की टांग टूटने की वजह से उसको देहरादून में रेफ़र किया गया। दरअसल लगातार वहाँ पर उत्तरकाशी में ये माहौल काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो एक मस्जिद को अवैध बता रहे थे। हालांकि प्रशासन ने ये कहा कि ये 1984 से ये ज़मीन मस्जिद के पास है और यहाँ मस्जिद बनाई गई है, वो वैध है। लेकिन उन्होंने, जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने मार्च निकाला, जिसके बाद वहाँ हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिसमें पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। इसके अलावा कई लोग वहाँ पर घायल भी हुए। बात कर्नाटक की। अनुसूचित जाति उत्पीड़न के एक मामले में कर्नाटक की कोप्पल जिला अदालत ने 98 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा की खबर सुनते ही एक अभियुक्त की मौत हो गई। ऊंची जाति के लोगों ने एक दशक पहले अनुसूचित जाति की कॉलोनी में आगजनी की थी और हिंसा फैलाई थी। एक रिपोर्ट। कोप्पल जिला अदालत में गहमा गहमी के बीच सभी 101 अभियुक्तों की पेशी हुई, जहां जज सी चंद्रशेखर ने उनमें से 98 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 3 को 5 साल की सजा। जज ने 171 पन्नों के अपने फैसले में लिखा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मुझे रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली जो किसी भी तरह की नरमी दिखाने को उचित ठहराए। इस तरह के मामले में दया दिखाना न्याय का माखौल उड़ाना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घायल पीड़ित पुरुष और महिला अनुसूचित जाति से है और आरोपियों ने महिलाओं की गरिमा का हनन किया है, पीड़ितों पर लाठी, पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से हमला किया है, जिससे वे घायल हो गए। मेरा मानना है कि आरोपियों को निर्धारित न्यूनतम सजा अवधि से ज्यादा की सजा मिलनी चाहिए। कम सजा देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं है। जज ने 98 अभियुक्तों को उम्र कैद के साथ साथ 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिन 3 अभियुक्तों को 5 साल की सजा दी गई, उनमें से एक रोमन्ना भोवी की फैसले के कुछ देर बाद मौत हो गई। मेरा एक बच्चा है, मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा पति ही मेरा सहारा था, अब मैं बेसहारा हूँ। 27 अगस्त 2014 को कोप्पल के गंगावती में स्वर्ण जाति के मंजूनाथ और उसके दोस्तों की लड़ाई एक अनजाने शख्स से हुई। गांव वापस आकर उसने बताया कि हमला अनुसूचित जाति कॉलोनी के लोगों ने किया है। बस उसी रात तड़के यानी 28 तारीख को स्वर्णों ने अनुसूचित जाति कॉलोनी पर हमला कर दिया। घर जला दिए, महिला पुरुषों के साथ मारपीट की गई और बाद में उनका सामाजिक बहिष्कार। 10 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या फैसला आया है? 98 लोगों को उम्र कैद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा फैसला होगा। इस ऐतिहासिक फैसले की बुनियाद एसपी रैंक के एक अधिकारी ने डाली, जिन्होंने जांच के दौरान तमाम पहलुओं का गंभीरता से विश्लेषण किया और दूसरे जरूरी दस्तावेजों के साथ साथ 47 गवाह अदालत के सामने पेश किए, जिनमें से 38 गवाहों ने ठोस गवाही दी, जो कि इस ऐतिहासिक फैसले की बुनियाद बनी, जिसमें 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कैमरा पर्सन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
Hello, Moto. मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। मोटोरोला प्रेजेंट्स ट्वीट ऑफ द डे। ये ट्वीट पीएमओ ने किया है और इसमें लिखा है, आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा के मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। सीट की सियासत में आज बारी उत्तर प्रदेश की उस सीट की जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। अखिलेश यादव जिस करहल सीट से विधायक थे, उनके इस्तीफे के बाद करहल में उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर यूं तो एसपी सबसे मजबूत है, लेकिन यादव परिवार के सदस्य को टिकट देकर बीजेपी ने एसपी को चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का यादव लैंड यानी मैनपुरी और आसपास का वो इलाका जहां बीते 3 दशक से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का दबदबा रहा है, उसी यादव लैंड के करहल विधानसभा सीट पर इस बार फूफा और भतीजे में टक्कर होने वाली है। जी हां, फूफा और भतीजे की लड़ाई। दरअसल मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं तेज प्रताप के सामने भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है। अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। 25 मार्च 2019 को अनुजेश यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे ही बहनोई अनुजेश बीजेपी के साथ गए, साले साहब धर्मेंद्र यादव ने घोषणा करके अपने जीजा से रिश्ते तोड़ लिए। अब वही अनुजेश यादव जब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो उनके साले साहब उनके खिलाफ खड़े दिखाई देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो लगाव जुड़ाव यहाँ के लोगों का है, नेताजी के साथ जो तमाम सारे लोगों ने काम किया, और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जन समर्थन होगा। अब भाजपा से चाहे कोई प्रत्याशी आते हो तो फूफा आ गए हैं प्रत्याशी के रूप में, लेकिन कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और बहुत बड़े अंतर से आप देखेंगे जब 23 तारीख को वोट खोलेंगे तो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत के आएगी। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई, फूफा और भतीजे की रिश्तेदारी अलग है, पार्टी अलग है। मैं पार्टी में भाजपा में हूँ, निष्ठा से काम कर रहा हूँ, रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। करहल विधानसभा सीट को यादव लैंड ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ वोटर्स की कुल संख्या 3,82,378 है। इनमें यादव वोटर लगभग 1,30,000 हैं। अनुसूचित जाति के वोटर 60,000, शाक्य वोटर 50,000, राजपूत 30,000, पाल बघेल 30,000, वहीं मुस्लिम 25,000, ब्राह्मण 20,000, लोधी 20,000 और बनिया समुदाय के लगभग 15,000 वोटर्स हैं। करहल में यादव वोटर को निर्णायक माना जाता है। करहल विधानसभा सीट पर 22 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इससे पहले साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के सोबरन सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद से अब तक समाजवादी पार्टी के इस किले को कोई ढहा नहीं पाया है। साल 2022 में खुद अखिलेश यादव करहल से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 में सांसद बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। यहाँ के मुद्दे क्या हैं और जनता का मूड क्या है, आप खुद सुनिए। अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा और रिश्तेदारी से छोड़ के नीतियों के ऊपर बात बोली जाएगी। नीतियां जिसकी भी सही होंगी, जनता और युवा वर्ग उसे वोट देगा। यहाँ पर मैनपुरी में तो अभी जो वर्चस्व दिखाई दे रहा है वो तो सपा का ही है, बट टक्कर होगी, अच्छी टक्कर होगी। समीकरणों के आधार पर कुछ वोट इधर उधर होंगे। बड़ा टैग लगा है तेज प्रताप पे, तो उनके कहने से वो बड़े नहीं हो जाते हैं, लेकिन बड़े तो फूफा ही हैं। तो जनता भी उनको ही आशीर्वाद देना चाहेगी और हो सकता है कि
इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी अच्छे मतों से विजयी हो। जातिगत समीकरण देखा जाए तो यादव बहुल एरिया है, यादव लैंड के नाम से जाना जाता है और अनुजेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कितने यादव वो काट पाते हैं अपने पार्टी के लिए। और फिलहाल अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति ये है, समाजवादी नो डाउट वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। करहल में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अखिलेश यादव जी जीते थे भारी मतों से। उन्होंने बीजेपी के प्रतिद्वंदी को हराया था और इस बार भी तेज प्रताप यादव काफ़ी भारी बहुमत से जीते हैं। फूफा भतीजे का तो नहीं पता, अगर वो अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है रिश्तेदारी वहाँ पे ख़त्म होती है। करहल में यादव परिवार के सदस्य को यादव परिवार के खिलाफ खड़ा करना बीजेपी का कितना बड़ा दांव हो सकता है, ये समझाया वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, पर सबसे दिलचस्प चुनाव करहल में हो रहा है। करहल में चुनाव दिलचस्प इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव की फूफा वहां भारतीय जनता पार्टी के उनके सामने उम्मीदवार बना दिए गए हैं। उनको उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार मुलायम परिवार के रिश्ते सियासत में चर्चा में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि आमने सामने ये लोग एक दूसरे के खड़े हैं। देखना ये है कि करहल की जनता फैसला क्या लेती है। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी के गढ़ में जनता भतीजे का साथ देगी या फिर फूफा के साथ जाएगी, ये तो खैर जनता जाने। लेकिन जब से भतीजे के सामने फूफा के टिकट का ऐलान हुआ है, इस सीट पर चर्चाएं जमकर चल रही हैं। करहल से अपने सहयोगी प्रमोद पांडे और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।